Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 12, that is transparency and accountability. Friends, in our YouTube channel two types of students are there. Means one particular group of student came from North India who comfortable in Hindi language, and some student from the South India and Northeast region, so they comfortable in English language. So I prefer both language, and as per your need, as per your exams medium, you can approach particular medium. So friends, transparency and accountability, this is the most important unit, and this is the most important topic in your exam also and in your upcoming exams also, because the concept of good governance could not be achieved without the transparency and accountability. अगर हमें जो एक हम ड्रीम लेके चले हैं, एक सरकार का विजन है कि हर सेक्टर में गुड गवर्नेंस हो, तो वो जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो हम अचीव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो क्या है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो वी कैन से द कॉन्सेप्ट सच एज द अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द पार्टिसिपेशन. दीज थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स मीन्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन started gaining ground in the governance. Means the main idea behind such reform was providing better quality of goods and services to the citizen. तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गुड गवर्नेंस के लिए. और इनके लिए जो मेन आइडिया है इन तीन वर्ड को, कॉन्सेप्ट को अपनाने के पीछे, वो क्या है कि जो क्वालिटी गुड और सर्विसेज की जो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए, वो बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही ईजी वे में वो ट्रांसफ़र की जाए. तो ये सिंपल सा आपको बेसिक पहले इंट्रो देखना है. नेक्स्ट है कि द ट्रांसपेरेंसी conceptual framework. So conceptual framework means the introduction, or you can say how transparency words the means. So friend, transparency means to openness in the government policies and the decisions, or we can say it means the decision taken and their enforcement are done in a manner that follow rules and regulations, and the information is freely available and directly accessible to the citizens without without delaying uh, these decisions, and without delaying the any hidden decisions. तो सिंपल से हम बात करें कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही है कि ओपननेस हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में और डिसीज़न में, और वो जो डिसीज़न है, वो जो इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट जो डिसीज़न लेती है, वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके वो बनाए गए हों, और इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल हो सभी के पास. वी कैन डायरेक्टली एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन. और तो सिंपल सी ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जहाँ पे चीज़ें हमारे पास सामने बहुत स्मूथली हों. देखो, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो. मान लो एक कोई भी गवर्नमेंट कोई वर्क करती है, लेकिन उनमें हमें पता ही नहीं. अब जैसे इलेक्शन ले लो, इलेक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है ना. तो इलेक्शन हमें पता है कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिज़्म आ जाएं जिससे हमें पता ही ना हो कि रिज़ल्ट जो आया है इलेक्शन का वो किस बेसिस पे आया है, किस बेसिस पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुने गए हैं. मान लो ऐसा हिडन हो, मतलब हमें पता ही ना हो, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ट्रांसपेरेंसी का मतलब भी है जहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर हों, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, डिसीजंस हैं. और अभी जैसे कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनता है, जब पार्लियामेंट में प्रॉपर उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ें हमें समझ आती हैं. इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल भी होती है. वी कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंसी. And transparency also refers to a situation in which the business and the activity of the government are done in an open manner without any secrecy, so that people can trust that their elected representative are fair and the honest. कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके तहत जो बिजनेस और एक्टिविटी, तो ये दोनों चीज़ों पे अप्लाई होती है ट्रांसपेरेंसी. दिस वर्ड इज़ अप्लीकेबल फॉर बोथ बिजनेस एंड द मीन्स गवर्नमेंट. और इसका मतलब ही क्या है, ये दोनों जो चीज़ें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी करती है, चाहे बिजनेसेस कोई एक्टिविटी करते हैं, वो बहुत ही ओपन मैनर में हो और उसमें कोई भी सीक्रेसी ना हो. मीन्स कोई भी उसमें सीक्रेट हिडन में कुछ चीज़ें छुपी हुई ना हो,
और जिससे कि हम बिजनेस पे भी, जो फॉर एग्जांपल हम शेयर होल्डर हैं, वी वांट टू बाय शेयर सम मोस्ट फेमस कंपनीज, सो उस केस में अगर हमें पता है कि ये जो कंपनी है ये ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, इसके डिसीजन, इसकी सारी पॉलिसीज़ हमें पता है, तो वी कैन इजीली ट्रस्ट ऑन दीज कंपनीज। इन द सेम वे हमें गवर्नमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट तभी आएगा जब उसमें ओपननेस होगी और चीज़ें स्मूथली जहाँ पे वर्किंग करेंगी। तो ये ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी का एक बेसिक सा मतलब हमने इसको समझा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए, or we can say accountability is related to the answerability for the performance and the obligations to report to others, and it also involve the making politician, administrator, governmental, non-governmental and private sector organizations are accountable to their activity, and it is necessity for ensuring public officials answerability to the citizens through political executives। जैसे अकाउंटेबिलिटी का मतलब हम समझे कि उसमें आंसरबिलिटी होती है सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो आप ऑफिसर हो, ठीक है, और आप किसी एरिया में आपको तैनात किया गया है या आपको कोई डिपार्टमेंट दिया गया है, मतलब अभी इलेक्शंस का माहौल है, तो अभी आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपको इलेक्शन कमीशन ने कोई ड्यूटी दी है पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, वहाँ पे आप वहाँ पे कोई ऐसे चोरी हो, कुछ चोरी तो नहीं कहेंगे, मीन्स अनफेयर तरीके से वहाँ इलेक्शन होते हैं मान लो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी वोट कहीं पे भी डाल रहा है, अगर ये सब चीज़ें होती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यू आर द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज योर अकाउंटेबिलिटी इज़ देयर। वहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी थी, आप अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही है आपकी ड्यूटी थी, आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस थी, आपकी कुछ परफॉर्मेंस थी, आपको जो वहाँ पे परफॉर्म करनी थी, लेकिन आपने वो सब चीज़ें नहीं की और इसके कारण फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी हमें? सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इन द गवर्नेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो उसके कुछ रीजन में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट रीजन क्या है? Expansion of government's role and the activities means over the period of time the new policies including the area of human concern such as the development of women, child and physically challenged, marginalized section, so all these lead to expansion of government departments and their boundaries are also overlapping in the form of work. In such a scenario, the need for accountability and transparency were felt so that they could check the functioning of the various department. तो ये पहला रीजन है कि एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट्स रोल एंड एक्टिविटी। अभी गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अभी पहले जो गवर्नमेंट का रोल था वो जस्ट सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और लॉ रूल्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब काम थे। बट नाउ in the current time we can see the human concerns related areas like environmental concerns and women development, child development, physically challenged development, marginalized sections development, ये various टाइप के जो चीज़ें emerged होके आई हैं, उससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं अब वो भी बढ़े हैं, उनके बीच एक ओवरलैप देखने को मिला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मिल के काम करते हैं। तो इस तरीके से सिंपल सी हम भाषा में बात करें कि गवर्नमेंट का जो वर्क बढ़ा है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स बढ़े हैं, तो उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ delegated legislations. It means that the state functions and the area of the operation expanded. This lead to increase in the power of the executive, and to check on the powers and functions of the executive, accountability and transparency become very necessary. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? आप पहले ये समझें कि नो डाउट वी हैव द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर फॉर मेकिंग द लॉ। पार्लियामेंट हमारे यहाँ कानून बनाती है, बट समटाइम्स पार्लियामेंट is also is so busy, means parliament has no free time for various making policies related
स्कीम्स। अभी होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, ओड एंड इवन स्कीम जो दिल्ली में लागू हुई, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डेलीगेट लेजिस्लेशन। इट मीन्स द मीन्स व्हेन सिचुएशन अराइजेज or any emergency situation arises when parliament or state assembly not in the session, then on that particular time the functions and the responsibility and the power of the executives became expand, and this lead to increase in the power of executive। तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो बढ़ जाती है, और वो अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है ग्राउंड लेवल पे उनको पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ द डेलीगेट लेजिस्लेशन। ड्यूरिंग द कोविड टाइम एक आपको देखा होगा, एक वहाँ पे स्कीम स्कीम तो नहीं, एक रूल्स बना कि हर जगह आप जब शॉप पे जाएंगे कहीं पे भी जाएंगे तो मास्क कंपलसरी है एंड हैंड सैनिटाइज़र कंपलसरी है। सो वो क्यों थी, क्योंकि वो समय की नीड थी। तो वो जो रूल्स हैं, जो हमने ये जो हैंड सैनिटाइज़र मास्क को जो कंपलसरी किया, वो पार्लियामेंट में वो बिल नहीं आया था, वो बिल तो था ही नहीं, वो बस रूल्स थे जो कि किसने एग्जीक्यूट किए थे, एग्जीक्यूटिव्स ने ही। उसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव्स को वो पावर मिल जाती हैं कि वो अपने जो एरिया है, अपनी जो स्ट्रेंथ है और जो उसका एक दायरे में जो चीज़ें आती हैं उसको वो एक्सपेंड कर सकें। तो उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हों जो अनफेयर हों, जो लोगों के लिए सही ना हो, लोग उससे मुसीबत में भी आ सकते हैं। सो वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट रीजन इज़ द पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी नेक्सस। मीन्स इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया which is committed to the welfare society, we see the collaboration and the cooperation between the politicians and the bureaucrats, and the three important player means government and private players and the bureaucracy, all these came together and make a nexus। कि मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टियों को कितनी फंडिंग मिलती है, कितने उनके बिजनेसमैन के साथ लिंक होते हैं। सेम ब्यूरोक्रेसी जो टॉप ऑफिसर हैं उनकी भी साठ गांठ रहती है, वो तो क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही काम करते हैं। सो इन दिस वे पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस, एक गठबंधन हो जाता है, एक जोड़ हमें दिखाई देता है। तो वो अगर उस केस में भी अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो देन इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट। तो इसलिए भी हमें ज़रूरत है। सो पहला हमने देखा कि एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट रोल एंड एक्टिविटी, कि गवर्नमेंट का रोल और एक्टिविटी बड़ा है, इसलिए दैट्स वाई वी नीड द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट नीड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण भी वी नीड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड ड्यू टू द पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी नेक्सस वी नीड द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट जो रीजन है वो है चेक करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। So what do you mean by that? Means there are many instances of the government in which a corrupt practices was seen in the society, and be it is the misuse of the government machinery in the elections, or favoring their near and dear ones in the appointment and the promotion, and the rules and procedures to for serving their own interest। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूर दिखाई देती हैं कि कई बार फैमिली मेम्बर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है बड़ी बड़ी पोजीशंस पे। इसके अलावा जो फेवर कई बार किया जाता है, इलेक्शंस को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जाने की कोशिश की जाती है, और ये जो सारी चीज़ें हमें ब्लैक मनी के रूप में करप्शन, ये सब भी हमें कई बार सोसाइटी में देखने को मिलता है। सो दीज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़म, वेरियस स्कैम एंड स्कैंडल्स, एंड we see somehow in the society, so we need the transparency and accountability to tackle all these problems। तो ये है नेक्स्ट जो रीजन है जिससे हमें ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। अदर जो रीजन है वो है द एपेथेटिक नेचर ऑफ द सिटीजन्स। मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप पीपल्स पार्टिसिपेशन शुड नॉट ओनली बी लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ their representatives, means they need to play a large role in the society, and but a country where so many social problems like illiteracy, poverty, unemployment, and various other problems was there, so people are not actively participated, so because of this the benefit and the fruit of development do not reach the needy people।
है ना। तो क्या होता है कि एपेथेटिक नेचर ऑफ द सिटीजन का मतलब है यहाँ पे कि पीपल्स जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ एक वोट करना, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने तक ही लिमिट में नहीं होना चाहिए। हमें अवेयर हो कि सिटीजन्स के रोल कुछ और भी होते हैं जहाँ पे वो डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे वो निगरानी रख सकें, उनको नज़र बनाए रख सकें। बट इन द कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ पे वेरियस टाइप के सोशल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, जहाँ पे लोग पहले से ही गरीब हैं, पुअर हैं, इलिटरेट हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट वहाँ नहीं कर पाते हैं एंड उस सब का नुकसान क्या होता है कि जो देश है सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, सो जो देश है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पीछे जाता है। और उसका जो, और उससे क्या होता है, समाज में इनइक्वालिटी जो है, समाज में जो अमीर और गरीब के बीच जो गैप है वो बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी मीन्स अगर हमें इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन द गुड गवर्नेंस देन वी नीड टू द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन आवर सिस्टम। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी, तभी हम बेहतर सिस्टम जो है अपना गवर्नमेंट का बना सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस रीजन्स थ्रू विच यू कैन एनालिसिस दैट वाई वी नीड द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Next, friends, mechanism of the transparency and accountability. So, friends, there are various mechanism of ensuring accountability and transparency. So, the first mechanism is the Central Vigilance Commission. So, what is mean by that? Friends, the Central Vigilance Commission was set up in the 1964, and after the recommendation of the Santnam committee. So this is the very important committee, Santnam committee. uh, as in institutions which make the public officials and administrative accountable for their act, and this came under the Ministry of the Personnel, and this is the apex vigilance institution which is free from any executive authority. तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो 1964 में सेटअप किया गया था संतनाम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट विजिलेंस कमीशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, जिसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, या सिंपल से हम बात करें कि उनके ऊपर उनके एक्ट, उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किए करता है ये इंस्टीट्यूट। और ये एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, सो मैकेनिज्म में पहला आ जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल, जिसको हम कैग भी बोलते हैं। तो दिस इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, कैग। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव द पावर टू कैग for the checking the accountability mechanism in India, and it is the guardian of the public purse is the duty of the CAG to see that only authorized expenditure is made out of the consolidated fund of India. The office of CAG carry out its duties in the autonomous manner, and it is independent of any kind of executive control. And the CAG present its report to the parliamentary committee through the public account committee. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग जो है ये इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले तो जैसे हमारा यूपीएससी इलेक्शन कमीशन है, ये संविधान के अंदर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही वो बने हुए हैं ये इंस्टीट्यूट, इसलिए वो पावरफुल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो यूपीएससी जैसे इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इसी तरीके से कैग भी इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। जितना भी सरकार का जो पैसा है, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारा पैसा आता है सरकार का, पूरे जो बजट, सारी जो मतलब पैसा टैक्स के रूप में सारा पैसा आता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसमें से फिर खर्च होता है, बजट जब सरकारें बनाती हैं कि हम वहाँ उतना खर्च करेंगे, वहाँ उतना खर्च करेंगे, तो वो फिर फंड जो है वो एलोकेट होता है अदर पार्ट में। तो ये जो पूरे कैरी आउट द ड्यूटीज़ मीन्स जो पैसे संबंधी पूरी निगरानी रखना, कहाँ पे कितना पैसा गया, कहाँ पे कितनी जो एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारा काम है कैग का। और कैग अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करता है थ्रू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ये कमेटी का मतलब ही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मतलब ये जो पब्लिक के अकाउंट्स को जो हैंडल करे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू जो ये कैग है ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में देती है,
और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। और वेरियस एग्जांपल्स अगर हम देखें, सम ऑफ द मेजर स्कैम इन इंडिया लाइक 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम, और इसके अलावा कोलगेट एंड द कॉमनवेल्थ गेम जो घोटाला हुआ था। तो ये जो सारा जो चीज़ें हैं, जैसे कॉल से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ, 2G 3G स्पेक्ट्रम, जरूर एक उस समय न्यूज़ में बहुत हाइप हुई थी ये चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैग ने ही एक्सपोज्ड की थी। सो कैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर फॉर बिकमिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन आवर सिस्टम। तो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को हम इंश्योर कर सकें। तो वो हम तरीकों में हमने दूसरा देखा कैग। उससे पहले जो मैंने बताया वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को फॉर्म करता है वो है लोकपाल एंड द लोक आयुक्त। तो ये क्या है, तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है, जिसको फर्स्ट ARC भी हम बोलते हैं, वो 1966 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो द गिव प्रायोरिटी टू द प्रॉब्लम ऑफ द रिडर्सल ऑफ सिटीजन गवर्नेंस एंड ऑल्सो द रिकमेंडेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ ombudsman टाइप इंस्टीट्यूशंस। अब सिंपल सी मतलब है, वर्ड का मतलब आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे जो मैंने बोल रहे हैं ombudsman का मतलब होता है जहाँ पे रिडर्सल मैकेनिज्म, मान लो आपको कोई पुलिस ऑफिसर, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने आपकी नहीं सुनी, जो उसकी ड्यूटी थी वो उसने परफॉर्म नहीं की, और अपने अच्छे से उसने जो फंक्शंस है वो नहीं निभाए, तो उस केस में ये लोकपाल और जो लोक आयुक्त हैं ये सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे ताकि वहाँ पे हम जस्टिस मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि होता क्या है कई बार कि मान लो हमें, देखो पुलिस हमें FIR करनी है, मान लो एक एग्जांपल ले लो, लेकिन FIR ही हमें पुलिस के वाले के खिलाफ करनी है। तो कई बार ना वहाँ पे वो चीज़, वो हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी वो लोग सुनते नहीं है, क्योंकि पुलिस ही अपने ऊपर एक्शन की बात क्यों स्वीकारेगी। तो इन दिस केस जो लोकपाल हैं, लोक आयुक्त हैं, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट हैं जो रिडल्सल मैकेनिज्म के रूप में, गवर्नेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, आप ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। एंड द ARC रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 स्पेशल अथॉरिटी, जिसमें लोकपाल और लोक आयुक्त वो इन्हीं सब चीज़ों को डील करेंगे। तो जो मिनिस्टर्स लोग हैं, सेक्रेटरीज लोग हैं, या स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो ऑफिसर्स लोग हैं, उनकी जो शिकायत करनी है हमें, तो लोकपाल और लोक आयुक्त में ही हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है सिटीजन्स चार्टर। तो सिटीजन चार्टर इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई सर्विस जो प्रोवाइडर है, जो ड्यूटी अपनी कर रहा है, या फिर इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है जो सर्विस प्रोवाइडिंग में, उन सब के को लेके एक डॉक्यूमेंट है ये सिटीजन चार्टर। इसका मतलब ये, इस सिटीजन चार्टर में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सर्विस प्रोवाइडर हो या चाहे प्राइवेट प्लेयर हो कोई सर्विस प्रोवाइडर, उनको कुछ गाइडलाइंस, उनको कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होती हैं। उसी के कुछ प्रिंसिपल अगर हम देखें, प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, वो है क्वालिटी, कि क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। चॉइस, ऐसा नहीं हो कि मान लो आप ज़बरदस्ती किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, सामने वाला चाह रहा है तो आप सर्विस प्रोवाइड करें, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स, बहुत ही प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के थ्रू, वो जो एक स्टैंडर्ड हाई लेवल के स्टैंडर्ड होते हैं उन सब की क्वालिटी रूप में वो सर्विस होनी चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ऐसा ना हो कि फालतू की बेकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और वही उसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल दीज थिंग्स विच are the important part of the citizen charter, and citizen charter is the document which ensure the accountability and transparency किसकी, organizations की और public service provider की। तो ये citizen charter है एक मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है सोशल ऑडिट। इसमें क्या होता है, जो 73rd अमेंडमेंट आपने देखा होगा, अक्सर हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। 73rd अमेंडमेंट था जो पंचायत, रूरल जो पंचायत है उसको एस्टेब्लिशमेंट की जो बात करते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमने सेटअप किए, PRI, और 73rd अमेंडमेंट के तहत, तो वहाँ पे सोशल एडिटिंग की बात की गई। इसका मतलब से यहाँ पे सिंपल वे में समझे हम, तो इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन that development initiative which ultimately benefit the citizen, and it is a continuous process which ensure that all the decisions and their rationale are made public as soon as they are made. सोशल ऑडिट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल।
आज ही मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस, आपने अगर सुना है, और मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं करता हूँ डेली, और 15-20 मिनट का ही होता है वो, उसको आप ज़रूर सुने। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके सिलेबस में आएगा, आपके एग्ज़ाम इग्नू में आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, आप न्यूज़पेपर सुनते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और उससे आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर सुने। तो उस मैं ये कह रहा था कि आज जो न्यूज़ एनालिसिस मैंने किया है, 29 नवंबर का जो न्यूज़ एनालिसिस है, उसमें हमने देखा था कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, मैंने दो चीज़ें वहाँ पे बताई थी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये दो इम्पोर्टेंट असेसमेंट आज के दिन होते हैं जब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार कोई प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट करने वाली होती है। तो यहाँ पे यही है, ये जो सोशल ऑडिट का मतलब भी है, इसका मतलब जो सिंपल सी हमने वही है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी आप जो सरकार कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी तो वो आसपास लोगों से भी पूछेगी, उनके कंसर्न अगर कोई हैं, उनके इश्यूज़ कुछ हैं, उनको सुना जाएगा और क्या उनको सच में उन इंफ्रास्ट्रक्चर या उस डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो प्रॉपर सोशल ऑडिट करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। सो सोशल ऑडिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। और लास्ट जो मैकेनिज्म है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए, ये भी आज मैंने डिस्कस किया है फ्रेंड्स न्यूज़पेपर में। तो आरटीआई जो है वो 2005 में आया था और आरटीआई के तहत क्या कर सकते हैं हम, किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की जो इंक्वायरी है, कोई भी हमें उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आरटीआई के थ्रू हमें मिल सकती है। तो आरटीआई जो है वो भी इसी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ही बढ़ाने का एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। So these are the various mechanism through which we can ensure or we can increase the transparency and accountability, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखा, कैग देखा, लोकपाल एंड लोक आयुक्त, सिटीजन्स चार्टर उसके प्रिंसिपल्स, सोशल एडिट एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई। नेक्स्ट इज फ्रेंड नोट आवर टॉपिक इज rationalization, just operationalization of transparency and accountability. We can say the RTI. RTI is very important weapon and it plays a very important role. Has been witnessed especially in the grassroots level. Let's if we conclude with the मनरेगा स्कीम, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, उसमें पहले बहुत सारा घोटाला होता था। तो उसमें कितने लोगों को काम दिया गया, क्या उनके अकाउंट्स में पैसे पहुँचे नहीं पहुँचे, ये जो सारी चीज़ें हैं मनरेगा स्कीम से रिलेटेड जो है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो हमें दिखाई दी, वो क्यों हुई? क्योंकि आरटीआई के कारण। तो सिंपल सा ये जो लास्ट टॉपिक है ये कहना चाह रहा है कि वो कुछ चीज़ें बताओ जो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखती हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का हमें लाइव एग्जाम्पल वो पूछना चाह रहा है आपसे इसके थ्रू। तो उसमें जो हमने देखा कि आरटीआई और उसका जो सबसे, आरटीआई को उसने इंपॉर्टेंट वेपन माना है और आरटीआई ने शो भी किया है कि बहुत सारे जो मनरेगा में पहले घोटाला होता था और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे जो फॉल्ट थे, लूप होल्स थे, वो सभी आरटीआई के बाद उजागर हुए और उससे हमें सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का काम हमें मतलब मिला। या हम सिंपल से हम बात करें, सरकार और जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा अकाउंटेबल और वहाँ ट्रांसपेरेंसी आ गई है। पहले को और एग्जांपल ले लो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा, आपके कोई सीनियर चाचा ताऊ इस तरीके से जो लोग हैं, उस समय भर्ती कैसे होती थी, पैसे दे करके बहुत सारे लोग ऐसे ही लग जाते थे। बट अब इतना इजी नहीं है, अब आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम, फिजिकल, सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। सो ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एक बेस्ट वे में आपको रिप्रेजेंट करता हुआ एक एग्जाम्पल है। तो ये आरटीआई है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, द इमरजेंस एंड यूज़ ऑफ द ई गवर्नेंस। अभी देखो घर बैठे आप ई पासपोर्ट, आधार, अपना वोटर कार्ड, सब कुछ आप ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में ईजिली आप उसको देख सकते हो, ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। आपको पासपोर्ट, लाइसेंस, ये सब साथ लेके भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप फ़ोन में ये सारी चीज़ें, डिजी लॉकर में आपके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स विच शो द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन आवर सिस्टम। सो ओवरऑल अगर हम सिंपल से हम बात करें कि नो डाउट ये जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कुछ जगह हमें दिखाई भी देती है, बट स्टिल वी हैव some various problems also, we have certain loopholes also and we need the strong will power और एक कमिटमेंट हमें चाहिए। एक सबसे बड़ी बात अवेयरनेस हमें चाहिए,
लोगों को जागरूक करना होगा कि वे अपने अधिकार, उनका जो उनके पास जो वेपन्स हैं, जिसे हमने जो देखा आरटीआई के तहत कैग एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सोशल ऑडिट हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी इंसानों को या जो कॉमन पीपल उनको पता होंगी, तभी वो बेहतर तरीके से हम सरकार और इस पूरे सिस्टम पे दबाव बना पाएंगे। सो ये हमारा चैप्टर था। और इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल क्रीम, जो ये बिल्कुल मैं इजी फॉर्मेट में नोट्स बनाता हूँ, तो आप मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं। ओनली 10 रुपीज़ में आपको पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। खूब सारी मेहनत करें और हमेशा बड़े सपने देखें।